बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं आज़म अब्दुल रज़ाक। नाजरीन, नौजवानों में नशे का रुझान बढ़ता जा रहा है। नौजवान नशे के आदी होते जा रहे हैं। नाजरीन, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हों या गली में खेलने वाले बच्चे, तमाम ही आजकल नशे के आदी हो चुके हैं। नशा चाहे सिगरेट का हो, नशा चाहे आइस का हो, नशा शायद किसी बड़ी मंशियात का हो। नाजरीन, आइस के नशे को नौजवान नस्ल नशा समझती ही नहीं है। आइस इतनी कॉमन हो गई है हमारी ज़िंदगियों में, हमारी सोसाइटी में, कि आइस से जान छुड़वाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स में, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स में नशे की ये लत आइस जिसका नाम है, एक तो ये सस्ती है और हर किसी की दस्तरस में है। महकमे कार्रवाइयाँ करते हैं लेकिन दोबारा चीज़ें उसी तरह खुल जाती हैं, दोबारा हर आम शख्स के लिए दस्तयाब है। नाज़रीन, पिछले दिनों लाहौर में एक वाक़या पेश आया। 19 जनवरी को एक तीन बहन भाई और एक माँ का कत्ल हुआ और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी थी कि आज पता चला कि उसमें जो कातिल है वो उस माँ का सगा बेटा और उन बहन भाइयों का सगा भाई मुलव्विस है। मुलव्विस क्या है? कत्ल ही उन्होंने किया। कत्ल क्यों किया? क्योंकि पबजी और नशा जब आपस में मिला तो उन्होंने स्टंट यूज किया पबजी वाला, और नशा और दिमाग पर जो असर था वो आइस का था, और वो आइस के पैसे मांगना चाहे उसने अपनी माँ से, और माँ ने पैसे ना दिए, और ना देने की नाराजगी के ऊपर उसने अपने बहन भाइयों और माँ का कत्ल कर दिया, और जो कि आज ज़ेरे हिरासत है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जो है वो मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मदिया, और इशफाक जो है वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, नुमाइंदा स्टार न्यूज़ लाहौर। दोनों को वेलकम करता हूं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए डॉक्टर साहिबा और इशफाक साहब। इशफाक साहब, आपसे शुरू करते हैं कि ये वाकया किस तरह पेश आया और कैसे, क्या तफसीलात से किस तरह आगाह करेंगे हमें कि वाकया कब पेश आया और इन्वेस्टिगेशन में क्या नतीजा निकला इन्वेस्टिगेशन का? जी बिल्कुल, लाहौर में आइस नशा ने एक और घर उजाड़ दिया था। काना में माँ और तीन बहन भाइयों को सगे भाई ने आइस की लानत में सगे बेटे से माँ और तीन बहन भाइयों को कत्ल करवा दिया। ये चंद रोज कबल थाना काना का इलाका में माँ और उसके तीन बच्चों को बेदर्दी से फायरिंग करके कत्ल करवाया गया था। आइस के नशा ने एक और घर बर्बाद कर दिया। सगे बेटे ने आइस और पबजी के जुनून में माँ को भाई और दो बहनों समेत कत्ल करवा दिया, क्योंकि जराये के मुताबिक कत्ल करने के बाद जैन नामी मुलजम जो उस माँ का बेटा था, बड़ा बेटा था, दूसरे कमरे में लेट गया और वाक़े का लाश इज़हार कर दिया। पुलिस ने मुकम्मल तफ्तीश, तो जैन ने बताया कि वो आइस का नशा करता है, उसे नशा में पबजी का खेलना बहुत पसंद है। इस रोज जब वालदा से डॉक्टर नहीद से आइस के लिए पैसे मांगे और इनकार पर अपनी सगी माँ का पिस्टल लेकर अपने भाई 21 साल तैमूर और 40 साल माँ, 15 साल बहन माँ नूर और 8 साल छोटी बहन नूर फातिमा को सरों में गोलियां मार के हलाक कर दिया। सवाल ये पैदा होता है, क्या आइस की लानत मुआशरा में आम होना और बासानी स्कूलों कॉलेजों और नौजवानों में उसकी फरावानी होने का जिम्मेदार भी जैन है? सूबाई दारुल हुकूमत में आइस के नशा की तलब लाहौर में ये कत्ल का कोई पहला वाकया नहीं है। इससे कबल थाना नवाकोट के इलाका में भी आइस के नशे में एक शख्स ने ज्यादती के बाद अपने पूरे खानदान पर गोलियों की बौछार कर दी थी, जिस पर एक मर्द और खातून कत्ल हुई थी। उसके बाद एक और बेटे ने अपनी मां को आइस के नशे में कत्ल कर दिया था। अच्छा, इशफाक कमल साहब मुझे बताइएगा कि पुलिस का इस बारे में क्या कहना है? जी, पुलिस के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि लाहौर लहू लहू है। कहीं माँ की लाश मंशियात की लानत के खात्मे का सवाल करती है, तो कहीं सहाफी का लाशा शहर में किराए के कातलों की भरमार का रोना रोता है। लाहौर पुलिस तस्बीह पर गुलाम महमूद डोगर लाहौर तुम्हें बुलाता है। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, शहर लाहौर आपको बताना चाहता है कि वो लहू लहू है। कहीं आयत की नशा की लानत बेटे को माँ को कत्ल करवा रही है, कहीं नहर के किनारे कई माँ के जवान बेटे किराए के दिखाई देते हैं नशा करते, और कहीं मशहूर बदमाशों के डेरों पर किराए के कातिल पल रहे हैं, जबकि लाहौर पुलिस सब अच्छे की रिपोर्ट दे रही है। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, आपने पूरा माजरा सुना, पूरा मामला सुना।
شجاع صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ پورا کس طرح ان چیزوں کو ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے, کس طرح کم کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو مجھے یہ ایک آئس کی طرف سے مجھے تھوڑا سا آپ بتائیے گا, اور دوسرا کہ یہ جو گیم کا اثر جو ہے, وہ جو گیمز کھیلے جاتے ہیں, ان کا اثر بچوں کے ذہنوں پر کس طرح مرتب ہوتا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ کوشچن پوچھنے کے لیے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آئس کا یہ اسٹریٹ نیم ہے آئس کا, ایکچولی یہ کیمیکل ہوتا ہے جو کہ میتھ ایمفیٹامین سے یہ تیار ہوتی ہے. یہ ایک ایسی خطرناک نشے کی قسم ہے کہ جب بھی کوئی انڈیویجول اس کا استعمال کرتا ہے تو یہ ڈائریکٹ اس کے سینٹرل نروس سسٹم میں جا کر جو ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتی ہیں نا, ان میں ایک ٹرانسمیٹر ہوتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں, یہ سیدھی جا کر اس پر افیکٹ کرتی ہے. اس کا جو استعمال ہے وہ ہمارے سوسائٹی میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس اور اپر کلاس ینگسٹرز میں بہت زیادہ اس کا رجحان بڑھ گیا ہے. ایک تو یہ جب سٹارٹ ہوئی تھی ہمارے یہاں اس کا ڈرگ کا استعمال, تو اس وقت تو یہ تھا کہ یہ ایک مہنگی ڈرگ تھی, جیسے کہ 1 گرام 8 سے 9 ہزار روپے کی ملتی تھی, تو اس وقت تو یہ لیڈ کلاس کا اس طرف رجحان تھا. اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹس نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کا ریزن کیا تھا کہ اسٹوڈنٹس کو یہ لگتا تھا کہ جب وہ اس ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ 12 to 48 آورس تک جاگ سکتے ہیں, ان کو نیند نہیں آتی ہے اور ان کو بھوک نہیں لگتی ہے, اور جو ان کی کانسنٹریشن اور الرٹنس ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بار وہ یہ چیز لیتے ہیں اور وہ جب ڈائریکٹ جا کر ان کے ڈوپامین پر افیکٹ کرتی ہے, اس سے ان کو بہت ہی سیٹسفیکشن اور خوشی, ہائی اور اچیومنٹ والی جو فیلنگ ہے نا وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. مگر جب دوبارہ اس ڈرگ کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ اس مقدار سے ان کو وہ افیکٹ نہیں آتا, پھر وہ مقدار کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. اب جب یہ اتنی تیزی سے ہائی فیلنگ کی طرف لے کے جاتی ہے یہ ڈرگ, تو جو نیچرل پروسیس ہوتا ہے ہمارے دماغ میں ڈوپامین کو پروڈیوس کرنے کا, وہ خراب ہو جاتا ہے. اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی اور چیز سے نارمل اپنی ڈیلی لائف سے, اپنے رشتوں سے جو بھی خوشی کا عنصر ملتا ہے ہم سب انسانوں کو نیچرلی, وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے ابھی جس خبر کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے, تو اس میں دیکھیں کہ اس انسان کو کوئی انسائٹ نہیں رہتی ہے کہ وہ کیا صحیح کر رہا ہے, کیا غلط کر رہا ہے, کیونکہ یہ جو ڈرگ ہے یہ سائیکوسس کو لیڈ کرتی ہے. سائیکوسس کیا ہوتا ہے کہ ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن ہوتی ہے کہ پیشنٹ کا اپنی ریالٹی کانٹیکٹ امپیئر ہو جاتا ہے, یعنی اپنا فرق صحیح اور غلط میں وہ نہیں کر پاتا. جس طرح سے اس خبر کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں رشتوں کی پہچانی تھی, اسے اپنی ماں کا مرڈر کر دیا, اپنی بہنوں کا مرڈر کر دیا. تو اٹ مین کہ کسی بھی ایک نارمل انسان کے لیے ایسا ایکٹ کرنا بہت مشکل ہے. اچھا, جیسے ساتھ ہی آپ نے گیمز کے بارے میں پوچھا, تو گیمز کی جو ایڈکشن ہے نا, وہ سمجھے آپ کہ جس طرح سے عام لفظوں میں آپ نشے کی ایک سمجھتے ہیں نا ایڈکشن ہو جاتی ہے, ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے یہ گیمز کی بھی ایڈکشن جو ہے یہ بہت بڑھ رہی ہے آج ہماری سوسائٹی میں. ٹھیک ہے, اور یہ اس گیم کا اور نشے کا لنک یہ ہے کہ جب یہ نشہ استعمال کیا جاتا ہے تو بڑی الرٹنس اور کانسنٹریشن ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. اس میں اس انڈیویجول کو لگتا ہے کہ وہ بہت ہائی اسکور کر سکتا ہے گیمز میں, تو انہوں نے ایسوسیشن بنا لی ہوتی ہے کہ گیم کو جیتنے کے لیے, اس میں اچھا پرفارم کرنے کے لیے وہ نشے کا بھی ساتھ استعمال کرتے ہیں. جیسے اس کیس میں وہ بتا رہے تھے کہ ان کو پیسوں کی ضرورت تھی نشے کے لیے, وہ مانگ رہے تھے جو کہ فیملی نے انہیں پرووائڈ نہیں کیے, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ایکٹ کر دیا ہے. علاوہ کچھ میڈیکل ریزنز بھی ہیں تھوڑے سے, اگر میں ہائی لائٹ کر سکوں کہ جب اس نشے کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کچھ بیماریوں کو بھی لیڈ کرتی ہے, ہائی بلڈ پریشر کو لیڈ کرتی ہے, اسٹروک کو لیڈ کرتی ہے, اور برین ڈیمیج کو بھی لیڈ کرتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ دل اور دماغ کی شریانیں پھٹ بھی سکتی ہیں اس کے اوور ڈوز سے زیادہ استعمال کرنے سے. ٹھیک ہے, اور جو اس کی فارم ہے اس طرح سے لوگ اس کو انجیکٹ کرتے ہیں, اورلی بھی لیتے ہیں, اسموک کر کے بھی لیتے ہیں, سنورٹڈ بھی لیتے ہیں, اور انجیکٹ فارم میں بھی لے رہے ہوتے ہیں. اور ایک کامن ریزن پیئر پریشر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دوستوں کے پریشر میں بھی آ کر ینگسٹرز جو ہیں وہ اس ڈرگ کو استعمال کرنے لگتے ہیں. جی, آپ لوگوں کے پاس تو مختلف کیسز رپورٹ ہوتے ہوں گے, تو زیادہ تعداد اس میں نوجوانوں کے علاوہ میل فیمیل میں اگر ہم نمبرز آئیڈینٹیفائی کریں تو نمبرز کن کے زیادہ ہیں, میل کے یا فیمیلز کے؟ دیکھیے ایکچولی کامنلی یہ میل اور فیمیل دونوں میں اس کا استعمال ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ ہمارے کلچرل ایشوز ہیں کہ خواتین کے جو اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں وہ رپورٹ نہیں کیے جاتے. جو ڈرگ سینٹرز ہوتے ہیں ان کے نمائندے بتاتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری کالز اس طرح کی, یا ہمارے جو ماہر نفسیات کے کلینکس ہوتے ہیں اس میں آتی ہیں, لوگ
इंफॉर्मेशन भी लेते हैं कि आप फीमेल्स का ट्रीटमेंट करते हैं या उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाई जा सकती है, लेकिन उनको सामने लाना और उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में इतनी प्रैक्टिस नहीं है, और फैमिली और जो ना प्रेशर होता है सोसाइटी का, उसकी वजह से इतना ज्यादा वो केसेस सामने नहीं आते, मगर ये यंगस्टर्स में, फीमेल में भी इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, तो रिहेबिलिटेशन का क्या तरीक़ेकार होता है मैम कि रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए? अगर सेल्फ रिहेबिलिटेशन की बात अगर हम करें तो कैसे इसको कर सकते हैं और क्या आसान तरीक़ेकार हैं? ओके, सबसे आसान तरीकाकार तो इसका ये है कि देखिए, इसको 2 तरीकों से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एक तो जिस तरह साइकाइट्रिस्ट यूनिट होते हैं ना, जैसे साइकाइट्रिस्ट क्लिनिक्स होते हैं, उसमें साइकाइट्रिस्ट इनकी डिटॉक्सिफिकेशन करवाई जाती है, यानी कुछ दिन इनको अद्वियात के असर में रख के इसका जो असर है और जो है जिस्म में से, और उससे जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं उनके साथ डील कैसे करने हैं, उसके लिए जो पेन है और चीजें हैं उसके लिए मेडिकेशन के साथ एक ट्रायल दिया जाता है, जिसे हमारी जुबान में डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। जब वो डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से, अमल से वो मरीज निकल कर आता है, फिर उसकी साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन स्टार्ट होती है, क्योंकि इसकी वजह से उसकी सोचने समझने की और बहुत सारी फैसला करने की कुव्वत बहुत बुरी तरीके से मुतासर होती है। उसको वापस अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में दोबारा से एक नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए एक काउंसलिंग की और साइकोलॉजिकल थेरेपी की बहुत जरूरत पड़ती है, कि उस थेरेपी के थ्रू उसको साइकोलॉजिस्ट जो है वो प्रिपेयर करता है कि किस तरीके से वो अपने इस असर से बाहर आ सकता है और वापस जाकर दोबारा नॉर्मल फंक्शनिंग कैसे स्टार्ट की जा सकती है। तो साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर, ये 2 से 3 प्रोफेशनल्स होते हैं जो मिल के इनके ट्रीटमेंट में अहम रोल अदा करते हैं। अच्छा मैम, मैं जिस तरह भी आपने कहा कि रिपोर्ट नहीं कर रहे होते, तो ये नौजवानों में डेफिनेटली बढ़ता जा रहा है। तो जिस तरह आप जो है ना वो सिंध इंस्टीट्यूट से हैं, तो आप लोग गवर्नमेंट को इन्फोर्स नहीं करते कि आप जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं इनमें ये नशे की जो फरावानी है और जो वहाँ पर सप्लाईज हैं उसको रोका जाए, इसको कम किया जाए? जी, बहुत इस बारे में उसे क्या कहते हैं कि बहुत हमारे सूबे और दूसरे सूबों में भी इस पर बहुत काम किया गया है। कुछ जगहों पर सजा भी रखी गई है कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट करते हुए अगर मिल जाता है तो उसके लिए कुछ सजा का तयन किया गया है कि उसको 2 साल के लिए या जितनी मकदार में उसके पास मिलती है उसी हिसाब से उसको उसे क्या कहते हैं प्रिजन में रखा जाएगा। और बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज हैं या जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में जितनी भी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें ख्याल बहुत रखा जाता है, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं इस चीज के बारे में कि ये चीज ना हो। लेकिन आपको पता है कि यंगस्टर सुबह से लेके रात तक पूरा वक्त तो यूनिवर्सिटी में नहीं होते हैं, अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स शाम में, रात में, पार्टीज में बाहर भी मिल रहे होते हैं अपने इंस्टीट्यूशन से, और वहां पर वो एक दूसरे को इस चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं और वो ज्यादा यूज करने लगते हैं। ये जो हम सुनते हैं कि स्टूडेंट ज्यादा यूज करते हैं, तो जाहिर है स्टूडेंट ज्यादातर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठ के यूज नहीं कर रहे होते, वहां से उनको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलती है कि कौन डीलर है, कौन कहाँ से ली जा सकती है, कितने में मिलती है और इससे क्या फायदे या नुकसान, जो भी उनका एक अपना नॉलेज होता है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग एक नेटवर्क उनका वहां बन जाता है जिससे वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, रसाई उनको मिल जाती है, वो वहां तक पहुंच पाते हैं। मैम, पबजी के हवाले से एक लास्ट क्वेश्चन में, सॉरी ये भी आपको बताऊं कि इंस्टीट्यूशंस में काउंसलर्स भी रखे गए हैं कि जो कि वैसे ही यानी कि डिफरेंट क्लासेस में ग्रुप में स्टूडेंट्स के साथ इस चीजों के बारे में ये और बाकी नशों के बारे में बात करें और बताएं कि उनकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत पर इनके क्या बुरे असरात मुरतब होते हैं, और अगर उसे क्या कहते हैं कि आपको पता हो तो आपको किस तरीके से जैसे कि अपने फ्रेंड्स की आप कैसे हेल्प कर सकते हैं इससे निकलने के लिए। तो जर्नल काउंसलिंग सेशन, अवेयरनेस सेशन, जैसे मेंटल हेल्थ डे वगैरह जो सेलिब्रेट हो रहा होता है, तो उसमें ये सारी अवेयरनेस स्टूडेंट्स को देने के लिए इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे सेमिनार और ऐसी चीजें अरेंज करते हैं। अच्छा मैम, जिस तरह भी पबजी की बात करें तो जाहिर है बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ रहा होता है, तो इसके लिए कोई अवेयरनेस सेशंस गवर्नमेंट की तरफ से या आप लोगों की डॉक्टर तंजीमों की तरफ से कोई अवेयरनेस सेशन देते हैं आप लोग, ताकि बच्चों में ये चीज़ें कम की जाएं और इनको मिनिमाइज किया जाए, ताकि जो है बच्चे जो खेलों की जिस्मानी जो खेलों की सरगर्मी है उसमें हिस्सा लें, बजाय इसके कि वो डिजिटल गेम्स के पीछे जो है ना वो लगे रहें? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में जैसे कि आप जानते हैं ये कोविड-19 पेंडेमिक के बाद से जो सोशल डिस्टेंसिंग और बाहर जैसे पार्क, और आपको पता है बहुत ज्यादा महीनों तक लॉकडाउन और ये सारी चीजें जो हमने एक्सपीरियंस किया, उसमें कुछ ज्यादा ही बच्चों के घर में रहने में, कमरे में रहकर इन
लाइक उनके हाथ में फोन और टैबलेट्स और ये सब चीजें होती हैं, तो ये गेम्स में वो ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं। बिल्कुल इस तरह की सेशन और अवेयरनेस करवाई जाती है। पेरेंट्स की एक्चुअली काउंसलिंग सेशंस भी ग्रुप्स में करवाते हैं हम लोग, ताकि पेरेंट्स को ये गाइड किया जाए, उन्हें बताया जाए कि इस तरह की गेम्स की वजह से बच्चे के बिहेवियरल और इमोशनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, वायलेंट होने लगते हैं, बच्चे एग्रेसिव होने लगते हैं। यही एग्रेसिव टेंडेंसीज आगे जाकर डोमेस्टिक वायलेंस उनसे करवाती हैं। तो उनके फ्यूचर रिलेशनशिप, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये जो अभी से वो इन चीजों पर डिपेंडेंसी कर रही हैं, उसके क्या क्या बुरे नताइज हो सकते हैं, इसके बारे में पेरेंट्स को भी गाइड किया जाता है। और इस तरह के बहुत सारे सेशन, अवेयरनेस सेशन हम मुनक्किद करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। अशफाक साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा और मैं ये दोबारा इस तरफ आऊँगा कि वहाँ पर जो पुलिस है उनकी तरफ से क्या कहा गया है कि आगे क्या, जो जाहिर है एक उनको जो सप्लाईज हैं वो बच्चे तक सप्लाई पहुँचती थी तभी तो बच्चा नशे का आदी था। जी, जो बच्चे तक सप्लाई इस बच्चे तक नहीं पहुंची, लाहौर की सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर ये सप्लाई पहुंच रही है। और ये पुलिस, लाहौर पुलिस की नाक के नीचे ये सारी सरगर्मियां हो रही हैं। और लाहौर पुलिस की सरपरस्ती कई लोगों को जो मंशियात फरोश हैं उनकी सरपरस्ती हासिल है। पिछले कई दिनों से कई करोड़ों की जो चरस है, फ्यूम है, पाउडर है, हिरवन है, ये इधर से बंद रोड रावी पुल पे पकड़ी गई है। इससे पहले पता नहीं कितने हजारों मन चरस लाहौर के अंदर आ चुकी है, लेकिन कानून नाफज करने वाले अदारों की जो खामोशी है ये उस पर भी एक सवालिया निशान है। अगर बात करें नहर, जो लाहौर का जो दिल है, ये कोट लखपत से शुरू होता है, जल्लो तक ये नहर जाती है और ये मुस्लिम टाउन के दोनों सराउंडेड तरफ किनारों के ऊपर सरेआम जो बच्चे हैं खूबसूरत, जो माओ के उधर सरेआम इंजेक्शन का नशा लगा रहे हैं, सरेआम वो पाउडर पी रहे हैं और सरेआम जो नशे की लानत है उसको सरेआम लोगों के सामने सरे दस्त वो कर रहे हैं। पुलिस फर्जी ऑपरेशन करती है, फर्जी ऑपरेशन के बाद पुलिस गायब हो जाती है। मैंने कई मर्तबा अपने ऑफिस जाते हुए पुलिस के डाले देखे हैं और गाड़ी में खामोशी से आते हैं जो मंशियात फरोश हैं, वो पुलिस की सरपरस्ती में उनको टोकन की सूरत में पकड़ा जाते हैं और उनसे आसानी से वो निकल जाते हैं। जब मेरी पुलिस वालों से एक मर्तबा बात हुई, मैंने कहा जी वो आपके सामने कहता है जी वो मर जाते हैं जब हम उनको पकड़ते हैं, वो आगे से हमला कर देते हैं। तो अगर कानून नाफज करने वाले इदारे जो इधर हमारे मुहाफ़िज़ हैं, जो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, हमारे पैसों के टैक्स के पैसों से वो तनख्वाहें लेते हैं, अगर वो ये जवाब दे दें भी वो हमसे बारी हैं, ना तो मंशियात कंट्रोल हो रही है लाहौर में, ना मंशियात पीने वाले कंट्रोल हो रहे हैं, ये दोनों तरफ ही सीसीपी और डीआईजी ऑपरेशन की जो गुड गवर्नेंस है उसके ऊपर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अच्छा, तो जिस तरह आपने कहा कि वो मर जाते हैं, ऑपरेशन होते हैं, तो उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में नहीं डाला जाता है या उनको छोड़ दिया जाता है? उनको छोड़ दिया जाता है, ये छोड़ देते हैं या वो फिर आगे लग के भाग जाते हैं। हालांकि बहुत सारे इधर प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट के इतने हॉस्पिटल लाहौर में मंशियात के नहीं हैं। जैसे अमीद हॉस्पिटल है या कोई XYZ हॉस्पिटल तो है इधर, जहां मंशियात का इलाज बिल्कुल होना चाहिए और हो भी रहा है। लेकिन सबसे पहले तो मैं बात करूं महकमा हेल्थ, पंजाब हायर सेकेंडरी, इनके जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, ये मेडिकल स्टोरों के ऊपर जो इंजेक्शन लेवल के बिकते हैं सरेआम, उसकी जो नुमाइश भी जारी है। उधर से आसानी से जो नशा करता है इंजेक्शन अपनी रगों में, जो नशे की लानत को रगों में डाल के वो इधर सरेआम एक नई दुनिया के अंदर आबाद हो जाता है। वो ड्रग इंस्पेक्टर जो फर्जी ऑपरेशन करते हैं मेडिकल स्टोर से, अताइयों से मंथलियां वसूल कर रहे हैं, ये महकमा हेल्थ की कारकर्दगी के ऊपर भी ये सवालिया निशान है। और डॉक्टर जो सूबाई वजीर है हमारी, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, उनको चाहिए भी जो महकमा है, जो मेडिकल स्टोर के ऊपर सरेआम इंजेक्शन नशे के और नशे की जो बोतलें और पोंडे वगैरह जो पीने के लिए लिक्विड फॉर्म में वो भी बिक रहे हैं, उनको भी अगर कंट्रोल किया जाए तो जो ये नशे की जो आदि हैं इनका काफी हद तक खात्मा भी हो सकता है, कंट्रोल में भी आ सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह अचानक से चीज़ों को रोका जाएगा तो वो रिहेबिलिटेट नहीं हो पाएंगे, वो डेफिनेटली किसी और मर्ज की जानिब चले जाएंगे या
شاید وہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے. تو آپ کی جب محکمہ صحت سے بات ہوئی ہوگی یقیناً تو اس میں ان کو آپ نے بتایا کہ بھئی یہاں پہ ریہیبلیٹیشن کی بہت ضرورت ہے, تو آپ کے ریہیبلیٹیشن کیمپ, ٹیمپریری کیمپ بھی بنائے جا سکتے ہیں تاکہ نشہ کے عادی افراد کو اس نشے سے نکالا جائے. تو اس بارے میں محکمہ ہیلتھ کا اور منسٹری کا کیا کہنا ہے؟ جی, محکمہ ہیلتھ کا ہمیشہ سب اچھے کی رپورٹس ہیں. جب سے تبدیلی سرکار لاہور میں نہیں, جب سے پاکستان کے اندر آئی ہے, اور جو خان صاحب نے کہا تھا بھی پاکستان کے اندر ایک انصاف کا نظام ہوگا, یہ صرف کاغذوں کے اندر انصاف کا احسان ہے. یہ بدقسمتی ہے. میری ریاض فتیانہ صاحب جو قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہے قانون و انصاف کے, ان سے بھی بات ہوئی تھی اسلام آباد. انہوں نے کہا تھا بھی جب تک کسی چیز کے اندر اصلاحات نہیں آئیں گی تو عمل درآمد کیسے ہوگا؟ جب تک قانون کی بالادستی پاکستان کے اندر نہیں ہوگی تو کیسے آپ کرائم کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے انفورسمنٹ ایجنسیز کی ضرورت ہے, اور یہ جو پولیس کے جو سپاہی ہیں یا تھانہ کے جو ایس ایچ اوز ہیں, یہ اگر اپنا قبلہ درست کر لیں تو میرا نہیں خیال کہتا بھی یہ جو منیمائز ہو سکتے ہیں, یہ یک مشت تو ختم نہیں ہو سکتے. یہ محکمہ صحت اور محکمہ پولیس, یہ دو جو محکمے ہیں, اگر مل کے, تیسرا کوئی این جی اوز اور ڈاکٹرز, یہ اپنا بہتر پازیٹیو اگر کردار, اپنا بیٹا اپنے بچے سمجھ کے ان کو شفقت کا ہاتھ دے کے ان کو کہیں ایسے سینٹر میں ایڈمٹ کیا جائے, وہ زیادہ ہزاروں کی تعداد میں کم نظر آتے ہیں, 200-300 ادھر گھوم رہا ہے. لیکن بادامی باغ, لاری اڈا, شالامار باغ, شاہی قلعہ کے بیک سائڈ پہ, بادشاہی مسجد کے بیک سائڈ پہ, جب بھی آپ کسی لاہور کے رش والی جگہ پہ جائیں گے, آپ کو 100-200-300 جو فرد ہے, نوجوان ہے, وہ نشے کی دھت میں دکھائی دے رہا ہے, وہ اپنی زندگی میں جی رہا ہے. اگر یہ قانون پہ عمل درآمد کریں, اگر یہ کرنا چاہیں, لیکن بدقسمتی سے صرف ٹی وی ٹاک شو کی حد تک تو سب اچھے کی رپورٹ ہے. جب تک انسان فیلڈ کے اندر نہیں جاتا, جب تک کوئی پریکٹیکل عمل نہیں کرتا, اس وقت تک قانون کی بالادستی عمل میں نہیں لا جاتی. بہت شکریہ اشفاق کمل صاحب پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین فی الحال ہم جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب, بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کریں گے, کہیں جائیے گا مت. پاکستان کے لیے. پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, اس کی ترقی اور 11 کروڑ رہائشوں کی فلاح اور بہتر صحت کی سہولیات کے لیے 86 موبائل سروس یونٹ کا قیام, 5485 کیمپس کا انعقاد, ہر ضلع میں کھیلوں کی سرپرستی اور معلومات کے لیے ہیلپ لائن 080079300 جیسے اقدام, کیونکہ ہم بنا رہے ہیں پنجاب کو پاکستان کی ترقی کی بنیاد. سے لکھا ہوا ہے الٹا, اس کا ہمیں کیا پتا. پاکستان ہم کو کوئی پتہ نہیں ہے کیسے لے کے الٹا ہے. اس کا کلر دوسری گاڑیوں جیسا نہیں ہوتا, وہ ویسے اس کی بتی اوپر لگی ہوتی ہے. خطرے کی علامت ظاہر کر رہا ہے, یا ہماری سمجھ میں معلومات نہیں ہے کہ بھائی الٹا کیوں نظر آ رہا ہے. I don't know. مجھے نہیں پتا اس کا.
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हम बात कर रहे थे लाहौर में होने वाले वाक़े पे, जिस पर एक भाई ने अपने बहन और भाइयों को और एक बेटे ने अपनी माँ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, क्योंकि वो नशे का आदी था और वो आइस का नशा करता था और साथ साथ नशे में धुत होकर वो पबजी गेम खेलता था। पबजी गेम का असर उनके दिमाग पर किस तरह हुआ और नशे ने उसका साथ किस तरह दिया कि वो अपने रिश्तों का बिल्कुल रिश्तों की जो है वो लाज ना रखते हुए उसने अपने बहन भाइयों को और माँ को माँ की ही पिस्टल से एक डॉक्टर को कत्ल कर दिया, वो भी बिल्कुल पबजी की तरह सर पर गोलियां मारकर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद शुजात बर्नी साहब, सामाजिक कारकुन हैं। उनसे हम बात करते हैं कि सोसाइटी पर इसका क्या असर मुरतब हो रहा है, खास तौर पर पबजी का और आइस का। हम स्पेसिफिकली आइस की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि नौजवानों में इसका रुझान बहुत ज्यादा है और इस हद तक बढ़ गया है कि आइस को नशा नाज़रीन समझा ही नहीं जाता कि आइस जो है वो वाकई नशा है। आइस को नशा नहीं समझा जा रहा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शुजात बर्नी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शुजात साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। किस तरह देखते हैं आप इस पूरे मामले को कि एक भाई अपनी बहन भाइयों को और माँ को कत्ल कर देता है नशे की वजह से, तो सोसाइटी पर बहुत ज्यादा इसके मनफी असरात हैं, तो आप किस तरह देखते हैं इसको? शुजात साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह कि आपने जो है अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। देखिए, बात ये है कि सबसे पहले ये जो वबा है, इसको जो आइस आजकल कहा जा रहा है, हमने पहले जो है टारगेट ये करना है कि ये वबा, ये आइस, ये नशा, ये आ किधर से रहा है। ये नशा कोई आम नशा नहीं है। लोग इसको एंजॉयमेंट के तौर पर अब जो है इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। जिस तरह आप ये समझ लें कि लोग एंजॉयमेंट में सुपारी खाते हैं कोई, इसी तरीके से ये यूनिवर्सिटीज वगैरह में कैसे पहुंच रही हैं, किस तरीके से जो है लोगों तक जो है वो एक जानलेवा चीज कैसे पहुंच रही है, सबसे बड़ा सवालिया निशान है आपकी हुकूमत पर। ये बहुत सीरियस मैटर है जिसको नहीं लिया जा रहा, नहीं देखा जा रहा। हमारी आगे आने वाली जो नौजवान नस्ल है उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है आपने। और मैं अगर बात करूं आगे तो बात यह है कि देखिए, बात यह है, अगर इस वक्त अगर अपने पाकिस्तान को अगर आपने तबाह बर्बाद करना है तो आप अपनी नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर दें। ये हम नहीं कह रहे, ये गोरे कह रहे हैं, जिनको आप कहते हैं कि ये जो है हमारे दुश्मन है। ये वाकई हमारे दुश्मन है, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये हमारे दुश्मन ऑल अराउंड दुनिया के उस कोने में बैठे हुए जहां पर हम पहुंच भी नहीं सकते, लेकिन उनके जो कारिंदे हैं वो यहाँ बैठकर कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। कुछ जगहों पर कुछ नौजवान नस्ल बर्बाद आपने ऐसे कर दी कि आपने कलम के बजाय उनको हाथों में हथियार दे दिए, और अब जो है कलम के बजाय उनके पास जो है आइस जैसी वो चीजें मौजूद हैं, जहरनुमा चीजें, जो इस वक्त शहर कायद के अंदर नौजवानों के बैगों में, उनके मोज़ों में, उनके बिस्तरों के नीचे पाई जाती हैं। और अगर ये वाकया हुआ है, इस लड़के ने नशे की हालत में अपनी बहन और अपनी माँ के साथ जो हरकत की है, इसको जो कत्ल किया है, ये मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत पर सवालिया निशान है। भाई, ये आपने इसकी हेडलाइंस क्यों नहीं बनाई? कोई धरने के लिए कोई बाहर क्यों नहीं आया? वजह ये थी कि एक घर का मामला था, एक घर के अंदर एक दो मर्डर हुए थे, सिर्फ उस घर का मामला था। अगर हम इसको नोट कर लेंगे भाई, ये पूरी नेशन का मसला है, हमारी आने वाली नस्ल का मसला है। ये इस वक्त जो है नार्कोटिक्स काम कर रही है, कौन कौन से इदारे काम कर रहे हैं? मुझे सिर्फ इसका एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि हमारी जो एजेंसीज हैं इतनी स्ट्रांग है, इतनी हाई पावर्स हैं कि वो अगले दूसरे मुमालिक में बैठकर उनको पता चलता है अगले बंदे ने क्या खाया। तो मुझे ये बताओ भाई कि इस वक्त यूनिवर्सिटीज के अंदर, इलाकों के अंदर, एरियाज के अंदर, गली के अंदर, कूचे के अंदर ये नशा आवर चीजें कैसे जा रही हैं भाई? ये सवालिया निशान है। और इसकी निगरानी कौन कर रहा है? इसको सुपरवाइज कौन कर रहा है? इसको लीड कौन कर रहा है? भाई, आपकी सियासी जमातें हैं ये सब मिली बकत है। अब बात यह है कि भाई 100 की एक बात, मेरा सिर्फ ये मुतालबा है आपके चैनल के तवज्जुह से कि भाई ये जो अद्वियात जो इस वक्त 2 नंबर दी जा रही हैं, इसकी आड़ में जो मंशियात बेची जा रही है, पहले उसको गौर किया जाए।
क्योंकि ये वो कोई खलाई मखलूक नहीं है भाई, ये ऊपर से उतरे हुए लोग नहीं है जो ये आइस वगैरह जो स्कूल के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है भेज रहे हैं, ये हम में से ही है भाई, हम में से ही है। इनको क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा, इनको क्यों नहीं लटकाया जा रहा? अब यही अद्वियात, यही जानलेवा चीजें खाकर कितने लड़कियों के साथ बलात्कार हुए हैं, कितनी लड़कियों के साथ ज्यादतियां हुई हैं, कितने नौजवान छोटे छोटे नन्हे बच्चों को, पूरे बिचारी बच्चियों को, नन्ही कलियों को किस तरीके से जोड़ा गया है सिर्फ मशियात की वजह से। यही वो वजह है जिसकी बिना पर हमारा नौजवान नस्ल इस वक्त जो है कोई हिम्मत नहीं है, उसको जरा सा दौड़ में तो भेजो जरा, वो थक हार के बैठ जाएगा। आपकी पॉर्न साइट्स ने जो है बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारी नौजवान नस्ल का। अच्छा, तो ये खेलों की जो सरगर्मियां हैं ये क्यों नहीं बढ़ाई जाती? क्या वजह है कि खेलों की जो फिजिकल सरगर्मी है, जिसको हम जिस्मानी खेलों की सरगर्मियां कहते हैं, वो क्यों खत्म हो गई हैं पाकिस्तान से? क्यों ये कम होती जा रही हैं? क्या वजह है इसकी? देखिए, बात यह है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है बहुत गमगीन सूरत हाल है। हमारी तीसरी नस्ल तबाह बर्बाद हो चुकी है भाई। इसको आप हल्का ना लीजिए, इसको आप मजाक ना लीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात आप? जी। ये सिर्फ इस बात पर मैं मुत्तफिक करना चाहता हूं तमाम इदारों को कि हमारी नौजवान नस्ल को आपने खेलों के मुकाम बंद कर दिए, आपने वहां पे इंक्रोचमेंट कर दी है कि वहां पर मैदानों के आगे बड़े बड़े घर बना दिए हैं, बंगले बना दिए हैं, कोई तोड़ने वाला नहीं है। बेचारा बंदा जाए खेलने, कहां पे आपकी जो है क्रिकेट खेली जाएगी, कहां पर फुटबॉल खेला जाएगा? आपका जो है हॉकी, आपका जो कौमी खेल है हॉकी है कहां खेलेंगे वो गेम? मुझे बताएं, कुछ जगह बताएं। पूरा कराची इंक्रोचमेंट कर दिया है यार। और कौन कर रही है? आपके इदारों में बैठे वो जो काली भेड़ें ये कर रही हैं। इनको कौन लगाम डालेगा भाई? जी, पूरे कराची का बेड़ा गर्क करके रख दिएगा। मैं कराची की तो बात ही नहीं करता, मैं तो बात कर रहा हूँ इस वक्त नौजवान नस्ल की, नौजवान तबके की, जो इस वक्त कहीं पर डब्बू में बैठा हुआ होगा, किसी कोके में बैठा हुआ होगा। भाई, ये हमारी नौजवान नस्ल है। इस वक्त डिग्रियां लेकर लोग बर्गर के ठेले लगा रहे हैं। हमारे लिए शर्म का मुकाम है और अंगूठे छाप हमारे फैसले कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पूरी खुली सियासत है। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में टाइम देने के लिए शुजात साहब। बिल्कुल आप कहना बिल्कुल ठीक है कि ये जाहिर है हर चीज़ जो है वो सियासत की नज़र हो गई है, हर चीज़ जो है वो सियासत की तरह देखी जाती है। हमारे इदारे हर चीज़ जानते हुए भी उनकी खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं कर पाते। बहुत शुक्रिया शुजात साहब, हमारे साथ मौजूद थे शुजात बरनी साहब, सामाजिक कारकुन है। नाज़रीन, हम अभी तक वहीं खड़े हैं, हम अभी तक उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर हमारी चीज़ों को शुरू किया गया था। आज से कोविड से पहले भी हम यहाँ थे, कोविड के बाद भी हम यहाँ हैं। 8 से 8 साल पहले भी हम बेहतर थे, हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना था, लेकिन हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं गए। अच्छा जी, इसी वजह से बात करने के लिए हमारे साथ जो है अहमद चनाए मौजूद हैं, साबिक चीफ हैं CPLC के और पुलिस के ऑपरेशंस में भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए अहमद चनाए साहब। किस तरह देखते हैं कि एक बच्चा जो है वो आइस के नशे में, PUBG गेम का नशा और आइस का नशा मिलकर अपने माँ बाप का और बहन भाइयों को कत्ल कर देता है लाहौर में, तो ये बच्चों के अंदर जो आइस का नशा फैल रहा है, इसकी बेसिक वजूहात क्या हैं? जाहिर है आप ऑपरेशंस में रहे पुलिस के, तो आपको ज्यादा चीजों का अंदाजा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा एक स्टैंड बड़ा साफ और सिंपल और वाज़ेह है कि जहाँ से इसकी इब्तिदा होती है, आइस जो लोग बेचते हैं, जो माफिया इसमें इन्वॉल्व है, हमें वो उस जड़ से उसको ख़त्म करना है। एक दफ़ा ये आइस मार्केट में आ जाती है, ज़ाहिर है वो फिर पेडलर्स के थ्रू जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ती है, फिर वहाँ से जो है वो बच्चों के हाथ चढ़ती है और इसके बाद फिर बच्चे अपने होश व खवास हो बैठते हैं। मिनहासुल कौम हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमारे ऊपर जो ये माफिया बैठा हुआ है, उस माफिया को ख़त्म करने की हम बात करें, उस माफिया को जो है वो हम पकड़ने की बात करें और उनसे जो है वो ये सारी सिलसिले जो हैं उसकी जड़ से ख़त्म करिए जाएं। अगर ये काम हम जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे और हम नीचे के जो पेडलर्स को उठा लेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। मेरी यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से बात होती रहती है इस मौजू पे और हमेशा वो पिन पॉइंट करते हैं जो पेडलर्स होते हैं, जो ड्रग पेडलर्स अमूमन कहलाते हैं, जो इलाकों में, मोहल्लों में, गलियों में पहुँचाते हैं, उनको हमें गिरफ्तार करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो गिरफ्तार हो जाते हैं, उनकी जगह दूसरे आ जाते हैं, लेकिन जो उसके असल महरिकात हैं वो हमेशा कायम दायम रहते हैं और वो
اس پیسے کی خاطر جو ہے وہ ہماری نئی نسل کو، ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے تمام چھوٹے چھوٹے بچوں کو تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ارسپیکٹو کہ ان کا تعلق کہیں سے بھی ہو۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ان کی اپنی اولادیں ہیں، یہ اس قوم کے مستقبل کا معمار ہیں، اور اس معمار کو وہ تباہ و برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو جو اب اس طرح آپ نے کہا کہ اسمال پیڈلرز کو پکڑ لیتے ہیں، تو اسمال پیڈلرز بھی تو ان چینز تک پہنچا سکتے ہیں نا، جہاں سے وہ ان کی سپلائیز آ رہی ہوتی ہیں، یا جہاں سے وہ آپریشن پورا آپریشن چل رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ہم نے اس کو بیک ٹریک بھی کیا ہے ان کے ذریعے، لیکن بیک ٹریک میں جو ہے جو نشانیاں ہیں وہ مٹ جاتی ہیں، اور وہ اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ ان کو ایک پرٹیکولر جگہ پہ بلا کے ان کو ہینڈ اوور کر کے اس کے بعد وہ پھر فرار ہو جاتے ہیں۔ لاکھ ان کو ٹریک کریں، ان کے ٹیلی فون ٹریک کریں، لیکن وہ چین اتنی لمبی ہوتی ہے کہ آپ کو ان تک پہنچنا جو ہے وہ بڑا ناممکن سی بات ہو جاتی ہے۔ پھر ایویڈنسز بیچ میں مٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ بڑی ہوشیاری سے کام کرتے ہیں۔ اس میں یہ یاد رہے کہ یہ بہت بڑے پیسے انوالو ہیں، اس کی ایک بہت بڑی قیمت ہے، اور اس کی مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان تک پہنچنا بہت مشکل بلکہ ناممکن سا ہو جاتا ہے، اور بیک ٹریک بھی کر لیں آپ، ان کے ٹیلی فونز کو بھی جو ہے نا ٹریک کر لیں، تو ایک بہت بڑی قیمت، میں آپ کے ہی جواب کو دہرا رہا ہوں کہ بہت بڑی قیمت جو ہے وہ بجائے جو ان کے بڑے محرکات ہیں اس پہ کنسنٹریشن کرنا چاہیے، اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے۔ اچھا، تو اور دیکھیں کہیں نہ کہیں سے تو یہ آتی ہے نا، کہیں نہ کہیں سے اس کی درآمد نہیں ملتی ہمیں۔ اوپر کی چین ہمیں جو ہے وہ ایک بڑے منظم انداز میں کام کر رہے ہیں۔ میں اوپر کی چین کو ڈسٹرب کرنے کے لیے خدا نہ خواستہ کوئی ناممکن سی بات نہیں ہے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور اس کردار کو ان کو نبھانا چاہیے۔ اچھا، تو کس طرح ٹریک، کیونکہ آپ کافی عرصہ جو ہے نا آپ نے یہ کام ڈیفینیٹلی کیا ہے، اور آپ کافی خاصے ایکسپیرینس ہے آپ کا ماشاءاللہ سے، تو آپ یہ بتائیے کس طرح کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو اوپر کی جو چین ہے ان کو ٹریک کیا جائے؟ ظاہر ہے یا تو ان میں انوالو ہونا پڑے گا، ایز اے پیڈلرز انوالو کریں، یا اپنے لوگ ان پیڈلرز کے ساتھ بھیجیں تاکہ ان سے کمیونیکیٹ کر سکے انسان۔ دیکھیں، اس کی ایک پوری اسٹریٹجی ہے، ایک پوری سائنس ہے، جس کی بنیاد پہ تمام ملکوں میں اس پہ کام ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ڈین، بڑے بڑے وہ پکڑے جاتے ہیں، بڑے پاورفل لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے راستے میں آنے والے ہر چیز کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس چاہیے جو یہ کام کرے، اور جس کو ہم لامحدود اختیارات دیں کہ وہ چاہے جو بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہیں، اور ریسپیکٹو آف دیئر اسٹیٹس ان کو جو ہے وہ پکڑنے کی بات کرے، اور ان کے تانے بانے جہاں سے ملتے ہیں ان تانے بانوں کو ختم کرے۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں یہ چیزیں یہاں نہیں بتا سکتا، مگر میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس میں ایک ول آ جائے کہ اس میں ہمیں ان کا خاتمہ کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو پکڑنے سے روک نہیں سکتی۔ اچھا، مطلب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پولیس کے محکمے سے آگے کی ہیں، اور ان کو ظاہر ہے وہ اختیارات نہیں ہوتے جو پولیس کو ہونے چاہیے، اور پورے اختیارات اگر ان کو دیے جائیں گے تو وہ پکڑے جا سکتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ کیا پولیس کو کسی مجرم کو پکڑنے کے لیے کوئی اختیارات کی ضرورت ہوتی؟ نہیں ہوتی، کوئی اختیارات کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو اختیارات آلریڈی ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ کہا کہ جی ایک ول چاہیے جس کے تحت یہ تمام گروہ کا جو ہے وہ خاتمہ ہو، اور یہ ملٹی بلین ڈالر بزنس جو ہے اس کو ہم بند کریں، کیونکہ یہ ہماری نسل کو تباہ و برباد کر رہا ہے، اور ہماری نسل جو ہے وہ کہیں کی بھی نہیں رہے گی۔ ہم اگر اپنی آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس پہ جو ہے وہ آنکھ بند کر لیں، ورنہ آج ہمارا ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلمان فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے خلاف جہاد کریں، اور اٹھ کھڑے ہوں، اور ان تمام گروہوں کو تباہ و برباد کریں۔ اچھا، وہی تو مطلب حکومت پہ اتنی متحرک نظر نہیں آتی، نہ ہی حکومت متحرک نظر آتی ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی خاص کیمپینز ہوتی ہیں، نہ ہی پولیس کو کوئی خاص انسٹرکشنز دی جاتی ہیں۔ پولیس کیونکہ پولیس کے بہت سارے اور کام ہیں، اس طرح آپ نے کہا کہ ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ بننی چاہیے جو اسپیسیفکلی اسی ایریا پہ کام کرے، تاکہ ان کو کام کرنے میں بھی آسانی ہو، اور فوکس بھی رہے۔ بہت سارے ٹرانسفرز ہوتے ہیں، ایس ایچ اوز، ایس پیز، ایس ایس پیز، ڈی آئی جیز، وہ دنوں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے ایک بہت بڑا نیٹ ورک اس میں انوالو ہے۔ اور میرا یہ پرسنل خیال ہے کہ حکومت خود سیریس نہیں ہے، شاید ایک طرف سے
وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کو شاید سپورٹ کر رہی ہے، کیا پتہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں ان کے ایسے ہوں جو ان کے اپنے ہی ہوں، پھر وہ ایک الگ چیز جو ہے وہ بن جائے گی۔ تو آپ یہ کیا، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں چنائے صاحب کہ پولیس کو اگر خود سیریس ہو جائے، پولیس اگر خود سے سیریس ہونا چاہے تو کیا اس کے اوپر کوئی کام ہو سکتا ہے خود سے؟ دیکھیے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ جس ایریا میں کام ہوتا ہے، یہ دھندا ہوتا ہے، وہاں کی سی آئی ڈی جو ہے وہ متحرک ہوتی ہے، ان کے علم میں ہوتا ہے کہ کہاں کام ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کون لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف اتنا کہہ دوں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اگر متحرک ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ کاروبار ہو سکے۔ آپ کے پاس کوئی بھی غیر قانونی کام ہوتا ہے تو اس کے سدباب کے لیے اتنی ساری ایجنسیز بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی ایجنسیز ہوں، چاہے وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، انکلوڈنگ ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، نیب، بلا بلا بلا، اتنے سارے ادارے موجود ہیں۔ تو کیا کوئی غلط کام ہوتا ہے تو یہ ادارے خاموش رہتے ہیں؟ یہ ادارے خاموش نہیں رہتے۔ ان اداروں کا ایک بہت بڑا جو ہے نیٹ ورک بنا ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر۔ صرف اور صرف میں نے آپ سے کہا کہ اس کے لیے ایک ول چاہیے، اور جب ول آ جائے گی تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ تمام گروہ جو ہیں ان کا قلم کما ہو جائے۔ جی بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے چنائے صاحب۔ ناظرین، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، ظاہر ایک ٹاک شو یا ایک شو کسی بھی چیز کو نتیجتاً نہیں کر سکتا۔ ہمیں ایز اے سوسائٹی، ایز اے پرسن، ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم ہمیں یہ چیزیں سوچنی ہوں گی اور اویئرنیس کیمپینز چلانی ہوں گی۔ ہمیں اپنے بچوں کو اور جو آس پاس کے لوگ ہیں ہمیں انہیں اپنا بچہ سمجھ کر ان کو یہ بتانا ہوگا، یہ سکھانا ہوگا کہ یہ آئس ایک نشہ ہے، یہ کوئی انجوائمنٹ کی، فن کی یا کسی بھی تفریحی چیز نہیں ہے، یہ ایک نشہ ہے جو آپ کو قاتل بھی بنا سکتا ہے۔ پب جی بھی ایک نشہ ہے جو آپ کو قاتل بنا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اسی الفاظ کے ساتھ کہ مجھے فکر یہ نہیں ہے کہ یہ ملک کیسے چلے گا، مجھے فکر یہ ہے کہ کہیں ایسا ہی نہ چلتا رہے۔ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔